अस्सलाम वालेकुम। मैनेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमें कुछ फार्मूलाज पता लगाने हैं, फार्मूलाज यूज़ करने हैं और उसके थ्रू हमें जो है वो एक चीज़ निकालनी है जिसको हम कहते हैं ई ओ क्यू। अब जनाब ये ई ओ क्यू क्या है? ई ओ क्यू ये है कि आपका ऑप्टिमाइज्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए फॉर कीपिंग योर रेवेन्यूज ऑन द हायर साइड। ई ओ क्यू का मतलब क्या है? ऑप्टिमल लॉट साइज क्या होगा, वो कौन सी क्वांटिटी है जो आप हमेशा ऑर्डर करोगे और वो कौन सा टाइम है जो आप हमेशा यूज़ करके फिर ऑर्डर करोगे, ताकि आपके पास जो भी चीज़ रहे, जो भी प्रोडक्ट रहे आपके पास, वो मैक्सिमम कर सके आपके प्रॉफिट को। ठीक है। और ये चीज़ सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये चीज़ रिटेलर्स के लिए यूज़ होती है। ये चीज़ यूज़ तब नहीं होती जब आप यूज़र होते हो, नॉट यूज़ फॉर यूज़र, या जब आप जो है वो सप्लायर होते हो। सप्लायर यानी कि बड़ी कंपनीज जो कि बेसिकली प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ये काम किसके लिए ही यूज़ होता है? ये हमेशा रिटेलर्स अपने पास कर रहे होते हैं ताकि उनके पास कभी भी जो है वो नहीं रहे, एम्बिग्यूटी नहीं रहे कि हमारे पास हमें कब करना चाहिए। साइकिल इन्वेंट्री हमारा सबसे पहला जो है वो फॉर्मूला है जो ये कहता है कि अगर आपको साइकिल इन्वेंट्री निकालनी है तो आप लॉट साइज को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? टू के साथ। व्हाट इज द लॉट साइज? लॉट साइज इज बेसिकली द ऑर्डर यू विल बी प्लेसिंग ईच टाइम। ठीक है। अब ये ऑर्डर तो आप हमेशा करते हो, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि बेसिकली ये वो क्वांटिटी होती है जो आपके पास प्रोडक्ट का पूरा बंडल आने के बाद कब आप अपने पास दोबारा ऑर्डर करके वो मंगवाओगे, उसके बीच में जो एक इन्वेंट्री रहती है जिसको आप आगे सोल्ड आउट करते हो, या फिर वो वाली चीज़ जो वो आधा हिस्सा जो कि बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर होता है, वो हमारा लॉट साइज कहलाता है। एवरेज फ्लो टाइम क्या होता है? एवरेज फ्लो टाइम ये होता है कि आपके पास कितना अरसा लगता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को ख़त्म होने में। ठीक है, कितना एवरेज टाइम लगता है या कितने प्रोडक्ट्स जो है दिन के अंदर कितने टाइम के अंदर आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ये आपका एवरेज फ्लो टाइम होता है। यहाँ पे एक बात याद रखने की चीज़ है कि ये जो डी है ये बेसिकली डिमांड है, क्यू जो है वो लॉट साइज है। अब जो हम चीज़ें समझने वाले हैं वो ज़रा समझ लीजिए। एक तो आपकी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि आप हमेशा ऑर्डर करोगे, हमेशा आपके वो पैसे लगने ही लगने हैं। देन वी हैव कॉल्ड द होल्डिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या रुपीस। ये वो पैसे होते हैं जो कि डॉलर्स और रुपीस के फॉर्मेट के अंदर होते हैं, जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने पास रखते वक्त यूज़ करते हो। होल्डिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा तो वो कैपिटल एच होगा। अगर आपको अपना एच निकालना है, अगर आपको स्मॉल एच निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि एच को ही मल्टीप्लाई बाय सी कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई बाय सी कौन सा होगा? मल्टीप्लाई बाय सी ऐसे होगा कि बड़ा एच इज इक्वल्स टू एच सी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ मिस्टेक कर दी है। जो स्मॉल एच होगा वो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में होगा और जो बड़ा एच होगा वो हमेशा रुपीस या डॉलर्स के फॉर्मेट में होगा। सही है। तो एच निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया, एवरेज लॉट साइज का फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है। देन वी हैव गॉल्ड ये एच वाली बात जो हमने की। ठीक है ना, कि ये होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट ये कॉस्ट होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने पास जब रख रहे होते हो तो बेसिकली आप एक जगह को यूज़ कर रहे हो, और जगह को यूज़ करने का मकसद कि आप वहाँ पे नई चीज़ नहीं रख सकते, तो वो एक कॉस्ट होती है। और उस जगह का किराया भी आपको देना पड़ता है। जब उस जगह का किराया देना पड़ता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती हैं।
फिर हमारे पास है एनुअल मटेरियल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि मटेरियल की वजह से हमें इनकर होगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें भाई, जितना प्रोडक्ट आपके पास रखा होगा, यानी कि डिमांड, जितनी डिमांड आपके पास होगी वो आप अपने पास रखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि उसको रखने का जो खर्चा है, रखने के खर्चे के साथ साथ उसके सारे जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे होते हो, ये कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है कि जो जिस कॉस्ट पे आप उस यूनिट को परचेज कर रहे हो, ये वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने 17 जो है वो टूथपेस्ट मंगवाया, तो हर टूथपेस्ट की अगर प्राइस 2 होगी तो मैं 34 रुपीज़ को जो है वो ख़रीद रहा हूँ, 34 रुपीज़ दे रहा हूँ, और 17 रुपीज़ पर 17 पीसेस के 2-2 रुपए के हिसाब से मेरे पास आ जाएंगे। तो जो जो दो मैंने मल्टीप्लाई किया वो बेसिकली यही चीज़ है, सी मल्टीप्लाई बाय डी। फिर आप उस चीज़ को ऑर्डर करने के लिए भी कुछ खर्चा रखते हो, उस ऑर्डर करने के लिए जो खर्चा हम यूज़ करते हैं वो फिक्स कॉस्ट कहलाता है, यानी कि एस। तो हमने डी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय एस कर दिया। डी क्या चीज़ है सर? डी आपने बोला था डिमांड है, जितनी डिमांड है उसको मल्टी डिवाइड किया क्यू से, यानी कि हमारा लॉट साइज कितना आ रहा है, और उसको फिक्स पर यूनिट फिक्स करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई बाय एस कर दिया। ठीक है। अब एक और चीज़ भाई कि अब है एनुअल, एनुअल जो है वो होल्डिंग कॉस्ट ज़रा हमने निकालनी है। व्हाट इज़ द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या कहलाएगी? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ये कि सालाना आप कितना खर्चा पे कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को रखने के लिए। तो बहुत आसान है, वो ये क्यू क्या चीज़ है? लॉट साइज आप अपने पास रख रहे हो और उसको डिवाइड बाय कर रहे हो 2 से। तो क्या मतलब हुआ कि ये वो साइकिल इन्वेंट्री आप एवरेज रख रहे हो अपने पास, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? मल्टीप्लाई कर दोगे एच के साथ। अब एच क्या है? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। अगर आप एच के साथ नहीं कर रहे तो आपको यही चीज़ दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको जो, अगर आपके पास बड़ा एच नहीं दिया हुआ, आपके पास छोटा एच दिया हुआ है, यानी कि परसेंटेज दिया, तो आप उसको कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल एनुअल कॉस्ट, अब ये वो कॉस्ट है कि जो आप इनकर कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को रखने के लिए। एक तो परचेजिंग का काम था, आपने परचेज कर लिया, वो मटेरियल कॉस्ट में आ गया, लेकिन फिर ऑर्डर का एक ऑर्डर कॉस्ट थी, यानी कि वो कॉस्ट जो कि आपने ऑर्डर करते वक्त लगाई थी। अब और फिर तीसरी कॉस्ट क्या है? तीसरी कॉस्ट ये है कि आप जो है वो कौन कौन होल्डिंग के भी पैसे होंगे, सही है। इसको उर्दू में इस आसानी से समझने के लिए, भाई आपने एक चीज़ खरीदी, उसको ऑर्डर करने के लिए भी आपको कुछ, आप तो यूज़र हैं, आपको शायद इतना खर्चा नहीं हो, लेकिन अगर आपने ऑर्डर करना होता है तो आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, उधर जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर होल्डिंग कॉस्ट, उसको रखने के लिए आप एक कॉस्ट लगाते हो। तो एक जो रिटेलर है वो मटेरियल ख़रीदने के लिए भी पैसे लगाता है, उसको ऑर्डर करने के लिए भी कुछ पैसा दरकार होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और उसको होल्ड रखने के लिए भी पैसा दरकार होता है। अगर टोटल एनुअल कॉस्ट की बात की जाए तो बहुत ही आसान है। ऊपर वाले तीनों कॉस्ट को, एएमसी को, एओसी को और एएचसी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का मकसद क्या हुआ? ऐड करने का मकसद ये हुआ कि ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, टोटल कॉस्ट यानी टी, टोटल एनुअल कॉस्ट यानी टी ए सी, टी ए सी बन गया मेरे पास, टी ए सी, टी ए सी मेरे पास बन गया सी डी, सी डी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन क्यू इंटू एस, डी अपॉन क्यू इंटू एस, सॉरी, डी अपॉन क्यू इंटू एस, और क्यू अपॉन टू इंटू एच। ये हमारे पास वो सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे हो गए, जिससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? टोटल एनुअल कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है हमारी उस प्रेशियस मोमेंट की जिसके अंदर हमने यहाँ पे बात समझने की है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल, ऑप्टिमल लॉट साइज क्या होगा? ऑप्टिमल लॉट साइज के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे
किसका स्क्वायर रूट लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एस का हम एक तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे होल को एच, या तो कैपिटल एच लिखो या स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाय सी के साथ। तो हमारे पास ये बेसिकली चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ओ एल एस, या ये ई ओ क्यू भी कहला देते हैं इसको, ई ओ क्यू भी यही कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लिखा है, और तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बदलने के लिए डिज़ाइन में जाके यहाँ पे से जो है वो यहाँ पे से जो है मैं ये चीज़ उठा लूँगा और इस पूरे को यहाँ से उठा के इसमें डाल दूँगा। ये मेरे पास ओ ई ओ क्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि हमारा जो सवाल है वो क्या है। जो हमारा सवाल है वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा जब मैं यहाँ पे लेक्चर में से खोलूँगा अपना क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है और वो सवाल ये है कि डिमांड फॉर द डेस्क प्रो कंप्यूटर एट बेस्ट बाय इज 1000 यूनिट पर मंथ। अगर मैं इस सवाल को यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर देता हूँ तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। हमारा सवाल यहाँ पर आ गया, हमें फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल के अंदर वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि भाई आपके पास जो डिमांड आ रही है वो क्या है? आपके पास जो डिमांड है वो है 1000 यूनिट्स पर मंथ। यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि डिमांड को पर मंथ के हिसाब से दिया गया है। आपके पास एस कितना है? एस नीचे लिखा है बेस्ट बाय इनकर्स अ फिक्स्ड ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट, जो कि ये सारा हमने कही थी ना बात कि फिक्स्ड कॉस्ट किस में आ जाएगा? डॉलर्स के अंदर आएगा, लेकिन या पैसों में आएगा या रुपीज़ में आएगा, लेकिन उसको हम एस की वैल्यू देंगे। हर कंप्यूटर जो आगे लिखा है ईच कंप्यूटर कॉस्ट बेस्ट बाय $500, दैट मीन्स के सी जो है यानी पर यूनिट कॉस्ट जो कि हम ख़रीद रहे हैं वो $500 है। अब होल्डिंग कॉस्ट क्योंकि परसेंटेज में दी गई है तो एच बेसिकली हमें दिया गया है, कैपिटल एच नहीं दिया गया, एच दिया गया है, जो कि मैं 0.2 इसलिए लिख दूंगा क्योंकि 20% बराबर होता है 0.2 के। ठीक हो गई बात। तो अगर मैं h को यहीं कैलकुलेट करना चाहूँ तो h निकलेगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 500, जो कि बराबर होगा आपका, यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर खोलने के बाद हम यहाँ पे 0.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 के साथ। 100 हमारी होल्डिंग कॉस्ट निकल आई। हमारी 100 जो है वो क्या चीज़ निकल आई? वो निकल आई h इज इक्वल टू एच सी, होल्डिंग कॉस्ट निकल आई। अब हमने होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने निकालना है ऑप्टिमल लॉट साइज। उसका फॉर्मूला हम यहाँ दे चुके हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा कि सवाल में अगर यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें ईयर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करवाना पड़ेगा, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है और हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? d की जगह d की वैल्यू डालें जो कि 1000 है, s की जगह s की वैल्यू डालें जो कि 4000 है, hc हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 100 यहाँ लगा दें। उसके बाद इसको हमने जो है वो कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा
2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, 96 करके बाकी 6 ज़ीरोज़, 96 1 2 3, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 और ज़ीरोज़ लगा देंगे। नीचे हमारे पास 100 दिया हुआ है। अब ऑप्टिमल लॉट साइज को उठाएंगे, नीचे करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पे दो ज़ीरोज़ कैंसिल कर देंगे क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 है। तो बेसिकली हम 9,60,000 जो है वो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड, इधर करके देख लेते हैं, 96, इसको पहले हम चलो 100 से डिवाइड किया और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास 979.79 कैलकुलेट हो गए आया कि ये आपकी ई ओ क्यू है 979.79। इसको हम ई ओ क्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सवाल में आगे कुछ नहीं पूछा हुआ कि हमें क्या क्या और कैलकुलेट करना है, तो हम पहले तो इसको कर लेते हैं 980 के बराबर, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, पॉइंट के अंदर तो वैल्यू नहीं आ सकती। जब इसको हमने 980 ले लिया तो अब हमारे पास आगे की कैलकुलेशन आसान हो सकती है। अब वो आसान क्यों हो सकती है कि हम अब हर चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूलाज में जाएंगे, ई ओ क्यू के ऊपर लिखा है टी ए सी। हम ये चीज़ अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना तो ये वाली कॉस्ट आई है, ना ये वाली कॉस्ट आई है, ना ये वाली कॉस्ट आई है। ठीक है, तो अगर हमने इसको इस कॉस्ट में कैलकुलेट करना है तो पहले हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम मटेरियल कॉस्ट को निकालते हैं। हम मटेरियल कॉस्ट को निकालते हैं। फॉर द मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एनुअल, हमने जो डिमांड है उससे मल्टीप्लाई करना था। तो ये फार्मूलाज में यहाँ से उठा के थोड़ी देर के लिए नीचे ले आता हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। ठीक है, हमें वैल्यूज वैसे ही पता है, सी इंटू डी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एनुअल मटेरियल कॉस्ट यहीं से उठा के यहाँ पे पेश किया। सी मेरे पास था 500, डी मेरे पास था 1000, और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, बिकॉज वी नो कि हमें मंथली ये चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, ईयरली ये चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, मेरे पास 60,000 बन जाएगा, 6 लाख। तो मेरे पास ये 6 लाख बन जाएगा और मैं इसको इसकी जगह पे आराम से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, एनुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट के अंदर हमने जिस चीज़ों को प्लग एंड प्ले करना है, 10,000 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, क्यों हमें पहले से मौजूद आ गया है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्या चीज़ है, ये 4000 है। इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सेविंग आवर टाइम। वो बन रही है 4 8979 वो बन रही है 48979। ठीक है, ये एनुअल ऑर्डर कॉस्ट बन गई। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें एच पता है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे फॉर द टाइम बीइंग। टाइम बीइंग क्या, हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दूसरे फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यू हमारे पास 980 है, 980, एच हमारे पास 100 है। ठीक हो गई बात। यहाँ से हमने इसको दोबारा कॉपी किया और इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 980 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100
$49,000। ठीक है। टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है, कोई मसला नहीं है। टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया, ठीक है। उसमें क्या चीज़ ऐड कर दी, 489 489 सॉरी 48979 और 49,000 यहाँ डाल दिए। और इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, जो कि है 6,97,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट निकल कर आ गई। यहाँ तक आपका फॉर्मूले तकरीबन सारे यूज़ हो गए, लेकिन अगर आप चाहें तो आगे के दो फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है साइकिल इन्वेंट्री। अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो साइकिल इन्वेंट्री बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपने जो है वो एवरेज फ्लो टाइम को कैलकुलेट करना हो तो एवरेज फ्लो टाइम भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये यहाँ पे 980 डिवाइडेड बाय 2, 980 डिवाइडेड बाय 2, 980 डिवाइडेड बाय 2 बनता है 490। और यहाँ पे Q की जगह हम लगा देंगे 980, 980 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी फिर वही काम करना है, D 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। ये पूरा हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा कैलकुलेट होके 0.0408। ठीक है। और इसको हम आगे जाके कह सकते हैं, दैट मीन्स कि 15 डेज के बाद हम बार बार अपना जो है वो प्रोडक्ट ले रहे होंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया।